नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं आर पार। लोकसभा में ना सही, जनसभा में ही सही। प्रधानमंत्री मोदी ने आज चुन चुन कर विपक्ष पर प्रहार किया। कहा नोटबंदी से देश को लूटने वालों के पसीने छूट गए हैं। भ्रष्टों को बचाने के लिए विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी। हमारा एजेंडा यानी मोदी सरकार का एजेंडा है काला धन बंद हो। उनका एजेंडा यानी विपक्ष का एजेंडा है संसद बंद हो। और फिर पीएम ने कांग्रेस पर सीधा और तीखा हमला बोला। कहा कांग्रेस का तो यह नियम है, खाता न वही जो केसरी कहे वही सही। लेकिन पलटवार हुआ और पलटवार हुआ राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी ने भी जमकर पलटवार किया। कहा पीएम मोदी की नोटबंदी का मतलब है गरीबों से नोट खींचो और अमीरों को सींचो। और यहीं से यूपी के चुनाव का बिगुल भी बच गया, क्योंकि पीएम मोदी और राहुल गांधी का यह वार पलटवार यूपी में हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या काले धन पर चोट से बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाएगा या फिर मिल जाएगा वोट? इसी पर आज होगा आर पार। नोटबंदी पर सबसे बड़ी टक्कर, आर पार की सबसे बड़ी बहस। आर पार में आज नोटबंदी पर सबसे बड़ी टक्कर, क्योंकि पीएम मोदी ने आज जमकर कांग्रेस पर प्रहार किया। सपा, बसपा से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक नोटबंदी का विरोध करने वाले हर दल पर वार किया। और फिर हुआ राहुल का पलटवार। आप जानते हैं कैसे कैसे लोगों के पसीने छूट गए हैं, जिन्होंने गरीबों का लूटा है। वे आज परेशानियां झेल रहे हैं। मोदी जी, ये आपका सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था। ये आपने हिंदुस्तान के गरीब पर, हिंदुस्तान के किसान पर, हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों पर फायर बॉम्बिंग करी है। फायर बॉम्बिंग पहली बार देश में ऐसा हुआ कि बेईमानों की मदद करने के लिए कुछ लोग संसद में नारे बोल रहे थे। गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो, ये है नोटबंदी। ये लूटने वालों पर हाथ लगाने की किसी की ताकत थी? भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान के हर कोने में जिन्होंने देश के गरीबों के साथ खिलवाड़ किया है, उनका हिसाब मैं चुकता कर रहा हूं। भाइयों, मैंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कहा, आप हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करो। सवाल का जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। सीताराम केसरी कैसे कोषाध्यक्ष थे तो खुद कांग्रेस के लोग बोलते थे, न खाता न वही जो केसरी कहे वो ही सही। लेकिन इसी बीच सीपीआई नेता वृंदा करात ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, सारे लोग कह रहे हैं ये पॉकेट मार। पीएम का मतलब पॉकेट मार सरकार। साफ है कि नोटबंदी को हर कोई अपने अपने मुताबिक भुनाने में लगा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या काले धन पर चोट से वोट मिलेगा? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। नोटबंदी पर सबसे बड़ी टक्कर और सबसे बड़ी बहस यानी आर पार में अब वो विश्लेषण जो आपको पूरी बहस समझाता है। काले धन पर चोट से वोट का विश्लेषण सुनिए। यूपी चुनाव में नोटबंदी को भुनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक यह काले धन पर सबसे बड़ा प्रहार है और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है अगर जनता इसको समझ जाए। लेकिन विपक्ष नोटबंदी को जन विरोधी बताने में जुटा हुआ है। नोटबंदी से नाराज वोट बैंक को कैश करने की विपक्ष की पुरजोर कोशिश है। नोटबंदी की अग्नि परीक्षा का सेमीफाइनल है उत्तर प्रदेश का चुनाव। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मानती हैं। और आज की इस बहस में मेरे साथ जुड़ रहे हैं बड़े पैनलिस्ट। मेरे साथ
श्रीकांत शर्मा है जो कि राष्ट्रीय सचिव है, मीडिया हेड है, भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के कांग्रेस के तेज तर्रार नेता, सीनियर स्पोक्सपर्सन, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीम अफजल साहब, सुदीन भदौरिया है, बीएसपी के प्रवक्ता अमीक जमाई है, लेफ्ट के नेता और वरिष्ठ पत्रकार, कई सावन देख चुके, चुनाव के सावन देख चुके रामकृपाल सिंह साहब, आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन पहला सवाल आपसे श्रीकांत मैं शुरू करता हूं, क्या आपको लगता है नोटबंदी के बल पर उत्तर प्रदेश में आपका वनवास खत्म हो जाएगा, जिसकी उम्मीद और संभावनाएं आपके नेता बार बार लगा रहे हैं? डू यू थिंक सो? श्रीकांत शर्मा, दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। अमीश बाबू, 2014 के चुनाव में इस देश के अंदर भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। आपके टीवी ऑन करते ही, आपके अखबार के पन्ने पलटते ही बड़े बड़े घोटाले सामने आते थे। 2.5 साल में 10 पैसे का भी कोई घोटाला सामने आया? चवन्नी का कोई आरोप हमारे ऊपर लगाया? तो देश की जनता चाहती है इस देश से भ्रष्टाचार समूल रूप से नष्ट हो, उसके लिए प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। तो ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। चुनाव में तो आने वाले समय में आप देखेंगे क्या फायदा क्या नुकसान, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुनावी फायदे और नुकसान के लिए नहीं, देश के लिए, राष्ट्र नीति के लिए काम करने वाला प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। और उनका लक्ष्य है कि गांव के लोगों को 70 साल में, अमीश बाबू, मीठा पानी नहीं मिला है पीने के लिए, गांव में सड़कें नहीं है, गांव में जब बीमारी होती है तो दवा देने वाला डॉक्टर तक नहीं पहुंचता है जनाब। गांव के स्कूल की हालत देखिए, प्राइमरी स्कूल में टाट पट्टी तक नहीं है। लेकिन तो राहुल गांधी का इल्जाम लगा रहे हैं कि अस्पतालों में काम नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी जी आके देखे, आज उन्होंने रैली में जबरदस्त पलटवार किया। तो इसलिए कहा ना उन्होंने, सुना होगा श्रीकांत शर्मा, जैसे देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री आपने दिया, वैसे ही उत्तर प्रदेश को एक मजबूत मुख्यमंत्री आप दो, जिससे कि दोनों कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि यहां से जो केंद्र से पैसा जाता है भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता है। मिस बाबू, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि 90 पैसे भ्रष्टाचार की बलि चढ़ते हैं। हमारा संकल्प है कि गांव के अधिकार, गांव के लोगों के अधिकार गांव तक पहुंचे। हमारी लड़ाई है। ये करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन है। प्राइम मिनिस्टर इज ऑल आउट डिफेंस, अमित शाह इज ऑल आउट डिफेंस, एंड नाउ श्रीकांत शर्मा इज ऑल आउट डिफेंस कि ये करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन है। मीम अफजल, आज प्रधानमंत्री की जो कानपुर में रैली थी, उस रैली में 2 बड़ी बातें देखने को सामने मिली। एक तो नोटबंदी का विरोध वो कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार के ही पक्ष में आके खड़े हो जाते हैं, यानी उन्होंने विपक्ष को तो पर निशाना तो साधा ही साधा, लेकिन कांग्रेस के ऊपर डायरेक्ट निशाना साधा। कहा आपका ना खाता ना बही, जो केसरी कहते वही सही। मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता देता हूं, सीताराम केसरी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष होते थे, नेशनल ट्रेजरर होते थे, बाद में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने, लेकिन उनको प्रेसिडेंटशिप से कैसे हटाया गया वो अलग एक मामला है। लेकिन क्या आपको लगता है इट वाज डायरेक्ट अटैक ऑन कांग्रेस? मीम अफजल साहब, देखिए, प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम एक बात तो सिद्ध कर दी कि अगर उनको किसी से सबसे ज्यादा खतरा है तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हैं जी। इसलिए सबसे पहला अटैक वो कांग्रेस पार्टी पे करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि वो हमको कहा करते थे कि 44 आदमी तक पहुंच गए हैं, 44 मेंबर रह गए हैं, इस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी, कांग्रेस फ्री भारत हो जाएगा, वगैरह वगैरह। श्रीकांत जी देखिए हंस रहे हैं, चूँकि वो बहुत ज़ोर से ये बात करते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा मुकाबले पर उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी नज़र आ रही तो कांग्रेस पार्टी नज़र आ रही है। मुझे खुशी है इस बात की। मेरे और दूसरे साथी बैठे हुए हैं, वो अपना रिएक्शन देंगे। दूसरी अहम बात, प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत सारी बातें कही और उसमें एक बात उन्होंने बड़े मज़ेदार कही, और मैं श्रीकांत जी को इसलिए कहना चाहता हूं कि वो हाईकमांड के बहुत नज़दीक हैं। इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं दी जा रही। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 22,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को उन्होंने भिजवा दिया है, उस और सारा पेमेंट हो गया है पिछले साल का। उन्होंने ये भी कहा कि सारी गन्ना मिलें जो हैं वो चल रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ मीडिया का, मैं उनकी जानकारी के लिए इतना बताना चाहता हूँ कि अभी तक पिछले साल का बकाया बहुत सारी मिलों पर बाकी है। मुआना मिल पर ही 180 करोड़ रुपए का बकाया है, जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। प्रधानमंत्री की आवाज़ शायद वहाँ तक जा रही होगी और मेरी और आपकी आवाज़ भी जा रही होगी। जहाँ तक मिलों का ताल्लुक है, मजबूर हो गए 315 रुपए का गन्ना बेचने की बजाय किसान बेचारा अपना गन्ना जो है
वो गुड़ के जो छोटे छोटे क्रेशर्स हैं वहाँ पर 130 और 140 और पौने 200 रुपये तक में बेच रहा है, मजबूर हो गया। इसलिए कि गन्ना मिले, अभी बहुत सारी गन्ना मिले बंद पड़ी हुई हैं। मुझे हैरत है कि प्रधानमंत्री को इतने वीक आंकड़े किसने दिए। जाहिर है मैं प्रधानमंत्री का कसूर नहीं समझता हूँ, उनको इन्फॉर्मेशन देने वालों का बहुत बड़ा कसूर है। प्रधानमंत्री को मिसगाइड कर रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे खड़े होकर जो बातें कह रही हैं। पर राहुल ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए आप कभी प्रधानमंत्री के भाषण की नुक्ताचीनी कर रहे हैं, आपका काम है, आप विपक्ष हैं, आपका काम है, आप विपक्ष हैं। लेकिन एक सवाल मेरा भी है, मैं आपका रुख करूंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन मैं ओके श्रीकांत, आपका क्या रिएक्शन है 30 सेकंड में? श्रीकांत शर्मा 30 सेकंड, फिर मिस्टर भदौरिया और अमीक जमाई। देखिए, हमारे काबिल मित्र कह रहे थे श्रीकांत जी हंस रहे हैं, हंस तो आप भी रहे हैं मीम अफजल साहब, क्योंकि राहुल गांधी के बयान ही ऐसे होते हैं कि जिसको ना भी हंसी आए वो भी हंसता है। इसलिए अंदर से तो आप भी हंसते हैं, आपकी मजबूरी है अपनी पार्टी को डिफेंड करना, क्योंकि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, नंबर एक। नंबर दो, आप जो एलिगेशंस प्रधानमंत्री पर लगा रहे हैं कि उन्होंने गन्ने की जानकारी नहीं है, मूल्य की जानकारी नहीं है, ये आप बहुत भली भांति जानते हैं कि चीनी मिलों को पैसा इसलिए दिया गया, कहा गया कि आपको सबसे पहले भुगतान गन्ना किसान का करना है, उनके खातों में, जिनके अकाउंट्स हैं उनके खातों में पैसा जमा कराना है, और मैक्सिमम लोगों के खातों में पैसा जा चुका है जो पेंडिंग था। और इसकी जवाबदेही मीम अफजल साहब आपकी भी बनती है, क्योंकि 15 साल से चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, उसके पीछे अगर कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारियों से। तो 15 साल का यूपी का जो कुशासन है मीम अफजल साहब, आप उससे बच नहीं सकते। ये गठजोड़ है अपराध का, भ्रष्टाचार का, क्योंकि 15 साल से सपा ने, बसपा ने सूबे को लूटने का काम किया आपकी सपोर्ट से, और 10 साल तक आपने लूटने का काम किया देश को सपा और बसपा की सपोर्ट से। तो आप भी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। मैंने तो पिछले साल का हिसाब बताया आपको, मैं तो आपको ओवरऑल बता रहा हूं, बताया, और प्रधानमंत्री जी ने जो जिक्र किया वो पिछले साल का ही जिक्र किया है। तो मैं तो आपको ये भी कह रहा हूं कि मैं भी अभी जब हमारे पूर्वांचल से आ रहा हूं, तो बता दीजिए। मैं तो अभी पूर्वांचल से आ रहा हूं। जो गन्ना की जो चीनी की मिलें बंद हैं और चीनी की मिलें जो चालू कराई वो हमने कराई हैं, और जो बंद है उनको भी चालू कराने का काम करेंगे। जी चलिए, हमारी डिबेट चीनी मिलों पे नहीं है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जवाब मिल गया था। मेरी डिबेट चीनी मिल पर नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं भदौरिया साहब को करता हूं। सुनील भदौरिया तो चालू हो गई, तभी तो गन्ना लेकर जा रहा है किसान। श्रीकांत जी, गन्ना कहां लेकर जाएगा किसान? श्रीकांत शर्मा, यू मेड योर पॉइंट। ओके श्रीकांत शर्मा, यू मेड योर पॉइंट। नाउ सुनील भदौरिया साहब, क्या आपको लगता है जो बात मीम अफजल साहब ने बोली कि प्रधानमंत्री को लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है वो कांग्रेस के साथ ही है, चलिए उसका अब तो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन क्या आपको लगता है जो प्राइम मिनिस्टर ने आज वार करा है कानपुर में जाकर, भ्रष्टों को बचाने के लिए विपक्ष ने संसद को बाधित किया, हमारा एजेंडा काला धन बंद हो, उनका एजेंडा संसद बंद हो, इसके मायने क्या है? देखिए, काश जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो बातें कही वो सच होती। अगर ये सच होती तो वो संसद में अपना वक्तव्य जरूर देते। संसद से वो वक्तव्य देने से भागते रहे, बाहर वो बयान देते रहे, आगरा की रैली, टोक्यो, पूरे दुनिया में उनका बयान आता रहा, पर हिंदुस्तान की संसद में वो जाने से, बोलने से कतराते रहे। बहन मायावती जी ने मांग की संसद में और संसद के बाहर कि प्रधानमंत्री जी आए, पर सरकार का आरोप है संसद आपने चलने नहीं दी, लाना चाहते हैं, सरकार का आरोप है कि संसद आप लोगों ने चलने नहीं दी। देखिए, अब आप यही तो गलत है। हाँ, मैं आ रहा हूं, मुझे आप अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, आप बीच ही में कूद पड़ रहे हैं। ये सवाल इनको पूछने दीजिए, मैं बस जवाब दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में ये मंशा रही होती, हाँ, अगर वास्तव में ये मंशा होती तो जो 125 लोग मरे लाइनों में खड़े होके, उनमें शायद एक काले धन वाला होता, एक शायद उन लोगों में से होता जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हो, पर मरे कौन? और उनके लिए मन की बात में भी 2 शब्द नहीं प्रधानमंत्री जी के, उनके लिए आंसू भी नहीं बहाते हैं, रोते हैं कि जब फैसला गलत हो जाता है, अब मालूम है फंस गए हैं, तो एक बात को आप क्लैरिफाई कर दीजिए भदौरिया साहब, चाहे कहीं और हो, केवल अपना रोना रोते रहते हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, देखिए, भ्रष्टाचार को अगर ये खत्म करना चाहते होते, मुझे 2 सेकंड दीजिए, अगर भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते होते, ये आए थे संसद में बिल पास किया था लोकपाल का,
3 साल हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लोकपाल के दायरे में आ गया है। ओके इसलिए ये भ्रष्टाचार के मामले में एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए मिस्टर भदौरिया। भदौरिया साहब, एक मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए। आपको कितने बार रगड़ा, सर, पर नहीं आपको उत्तर दिया नोटबंदी इन्होंने। खराब लग रही है या नोटबंदी करने का तरीका खराब लग रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा आपका विरोध किसके ऊपर है। नोटबंदी पर आपका विरोध है या दिक्कतों पर आपका विरोध है? अब चाहते क्या है? देखिए 20 सेकंड में जवाब इस बात का। हम देखिए, हम इस देश से, हाँ, हम देखिए इस देश से भ्रष्टाचार और काला धन दोनों चीजों का खात्मा चाहते आप हैं। खात्मा चाहते पर हो, मोदी ओके। जी दोनों नहीं चाहते हैं। अगर चाहते होते तो स्विस बैंक के अकाउंट और पनामा में अकाउंट, जो उसमें इनके ओके सर, बंधु ओके लोग सर, हैं, यू पॉइंट जो टेकन। इनके ओके, गुजरात आपने मॉडल की बीजेपी बड़ी में बड़ा वाहवाही ब्लेम करते लगाया है। हैं। श्रीकांत अमिताभ शर्मा का बच्चन रिप्लाई साहब मस्त तक है, का नाम है फिर उसके रामकृपाल अंदर। सिंह और अमीक जमाई। तमाम ओके, मोदी मित्रों श्रीकांत, का श्रीकांत नाम जो है रिप्लाई उसके नाउ। अंदर। ओके और उन भदौरिया जी, मोदी मित्रों भदौरिया पर जी, अब कोई आपने अपनी हमला बात नहीं। कह ली, जो आपने अपनी सवा-सौ बात लोग कह मर ली, गए, एक एक उनमें से करके अपनी बात बताइए कहेंगे। एक भी मोदी मित्र हो। भदौरिया जी, ओके, श्रीकांत शर्मा, राहुल गांधी का भी ये बड़ा आरोप है अमीश जी, कि अमीरों को फायदा है, गरीबों को नुकसान है। देखिए, राहुल गांधी को जवाब तो ये है कि विजय माल्या किसका दोस्त था जब 2012 में उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, क्योंकि 1450 करोड़ वो दे नहीं रहा था। और तो भदौरिया राहुल साहब का गांधी ने आरोप- फिर मनमोहन साहब को कह के 1500 करोड़ उसको क्यों दिलवाया? क्या डील है राहुल गांधी की विजय माल्या के साथ? तो राहुल जी को बताना चाहिए। नंबर 2, बीजेपी मौतों पर राजनीति नहीं करती। किसी भी कारण से कहीं भी किसी और की ये मौत 7,000 होती है, दुखद होता है, माल्या के हमारी क्यों इस संवेदना समय उसके बैड प्रति डेट है। में डाल दिए? लेकिन भदौरिया साहब, माल्या 2012 के से लेके 7,000 रुपया बैड डेट में क्यों डाल दिया गया? 2007 से लेके 12 तक 1100 दलितों की हत्या हुई। 1100 दलित उत्तर प्रदेश में मारे गए, उसका जवाब कौन देगा? 1100 दलित मारे गए मायावती की नाक के नीचे, उनका जवाब कौन देगा? उन दलितों की आत्मा पूछ रही है आपसे। ऊना में क्या हुआ बताइए? मौतों ऊना पर में क्या हुआ बताइए? रोहित चलिए, हम वेमुला दलित के साथ राजनीति क्या पर आ हुआ गए हैं, बताइए? नोटबंदी से। महाराष्ट्र अरे में आप बलात्कार मौतों पर करके राजनीति एक मत करो। एक आपके काट चेहरे के पर खेत काली में दबा दी कुत्ती गई, है। उसका भी तो उत्तर दलित दीजिए, पूछता है, आपकी दलित की सरकारें आत्मा हैं। ऊपर से पूछ रही है कि दलितों की अरे पैरों करने भैया, वाली आपकी पैरोकारी करने सरकारें वाले चल बताओ रही हैं। क्या उनके काश- गुनाहगारों को काश सजा उनका क्यों नहीं उत्तर मिली? देते। आप दिल्ली के निजाम को देख रहे हैं। आपसे दिल्ली के पूरा निजाम को हम हिंदुस्तान पूरे उम्मीद उत्तर प्रदेश कर को रहा देख था। रहे हैं। सबका साथ, आप और सबका आपकी विकास बहन होगा। जी पर लखनऊ से विकास बाहर नहीं हुआ निकलते। दलित मोदी का। मौतों पर राजनीति विकास मत हुआ करो। दलित मोदी के मौतों पर साथ-साथ राजनीति मत विजय करो। माल्या का। एक-एक विकास करके। हुआ डॉक्टर सचान की वहाँ आत्मा पर पूछ रही है अदानी आपसे, साहब उनके का। परिवार के लोग पूछ रहे हैं। नोटबंदी पर आते हैं डॉक्टर कि उनका सच्चान गला से बात क्यों दबा करते हैं, दिया? नोटबंदी पर आते उनका हैं। गला क्यों दबा दिया आपने जेल के अंदर? पूंजीपतियों के 10 बड़े घरानों का विकास अरे 12 हुआ, रुपए साल धन्ना के हिसाब से सेठों का। पूंजीपति का मर बीमा गया नहीं होता, किसान, गांव के बुनकर गरीब का होता है। ओके। अरे 360 अरे आपसे उम्मीद थी देश को, 360 रुपए बहुत देश को साल का आपने 2 लाख ठगा। का सर, जीवन सर, बीमा सर। गरीब का होता है, अमीर का नहीं होता है। ओके, 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 मैं रामकृपाल जी का रुख करता हूँ और अमीक जमाई मैं आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश तैयार हो जाइए। अरे आपकी बौखलाहट समझ में आती है, क्योंकि 12 में आपको खारिज कर दिया, आप 14 में शून्य पर आउट हो गए। जी, ओके, रामकृपाल जी। आपको भी खारिज पता नहीं कितने बार हुए। ओके, तो भदौरिया साहब, अब आपकी बात सुन ली, अब आपकी बात सुन ली सर, अब आपकी बात सुन ली। मैं अमीक जमाई आपके पास आऊंगा। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट वन। रामकृपाल साहब, आपने बात सुनी, आज आपने दोनों का भाषण सुना, प्राइम मिनिस्टर का भी कानपुर में भाषण सुना और जौनपुर में राहुल गांधी का भी भाषण सुना। दो चीजें थी, एक नोटबंदी को प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नोटबंदी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन है, और राहुल गांधी बताने में लगे हैं कि नोटबंदी गरीबों के खिलाफ है। लेकिन कुछ आंकड़े मेरे पास है। नोटबंदी से महंगाई कम हुई है, अगर हम थियोरेटिकल टर्म्स में देखें तो उसमें भी, और अगर हम मंडियों के टर्म्स में देखें तो उसमें भी कम हुई है। क्या हो सकता है ये टेम्परेरी फिनोमिना हो? काफी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है ये टेम्परेरी फिनोमिना है, ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं करेगा। व्हाट इज योर टेक? क्या आपको लगता है ये उस दौर की लड़ाई है, ये उत्तर प्रदेश की टक्कर की लड़ाई है? देखिए अमीश जी, कई सवाल आप एक साथ पूछ रहे हैं। मैं आपसे ये चाहूंगा कि जो मेन विषय है, जिस पर अभी आपने एक बात कही थी कि ये सेमीफाइनल है, फिर जो आप आंकड़े दे रहे हैं, देखिए अभी तमाम अर्थशास्त्री जो हैं, खुद सरकार भी ये मान रही है कि जब परचेजिंग कैपेसिटी किन्हीं कारणों से कम हो जाती है, चाहे वो पैसा नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो ऐसे भी डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाता है। डिमांड नहीं है, सप्लाई है, तो बहुत सारी चीज़ों का इन्फ्लेशन वैसे भी घट जाता है। जैसे सब्जियां हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो पेरिसेबल गुड्स हैं, अगर इनकी डिमांड कमी आती है तो नीचे चली जाती हैं। तो इन कीमतों के आधार पर अभी देखिए कोई भी ज़्यादा प्रेडिक्शन करना अलग है। मुख्य सवाल जो अभी तक मैं बहस सुन रहा था, आज जो राहुल जी को भी मैंने सुना है, मोदी जी को भी सुना है। देखिए
आपने कहा उत्तर प्रदेश सेमीफाइनल है, मैं कह रहा हूं कि सेमीफाइनल नहीं है, ये 8 नवंबर के बाद का पहला सेमेस्टर है और 3 सालों में फाइनल सेमेस्टर के पहले करीब वो अभी 12-14 सेमेस्टर होने हैं। जनता किसको कितना नंबर देती है ये इस पर भी मैं कोई घोषणा नहीं मत कोई अपनी तरफ से नहीं करना चाहता, लेकिन मोदी जी के भी डायलॉग पुराने थे, राहुल जी के भी डायलॉग पुराने थे जो 8 नवंबर के बाद से अब तक सुनते आए हैं। हालांकि कांग्रेस के डायलॉग में थोड़ा परिवर्तन आया है। पहले 8 नवंबर के बाद जो फर्स्ट रिएक्शन था कांग्रेस का वो था कि पॉलिसी ठीक है, जल्दीबाजी की गई है, लेकिन चिदम्बरम जी और मनमोहन नहीं मैं बताऊं चिदम्बरम जी और मनमोहन जी के बाद बयानों के बाद कांग्रेस ने थोड़ा सा किया डेविएशन किया। आज राहुल जी की भाषण में लग रहा था कि वो पॉलिसी के भी खिलाफ हैं, जो कि कांग्रेस इनिशियली सिर्फ ममता बनर्जी को छोड़ के केजरीवाल की पार्टी को छोड़ के सबने ये कहा था, बाकी सारी पार्टियों ने, कि पॉलिसी ठीक है, जल्दीबाजी में उठाया गया फैसला है, पहले ये सुनिश्चित कर लेते कि कमी ना हो, यानी कैश ट्रांजैक्शन में आम जनता को तकलीफ ना आए, लेकिन पॉलिसी सही है, ये बात थी। आज जो हुआ है कि पॉलिसी पर भी हमला हो रहा है। जी, तो जी। देखिए मेरा ये कहना है कि ये रंगमंच है, वही पुराना डायलॉग सब लोग बोल रहे हैं, किसके लहजे में करिश्मा है, किसके लहजे में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एक्टिंग कौन कितनी बढ़िया कर ले रहा है ये जनता बताएगी। और जो लोग आज इस चैनल पर जो लोग जनता के दर्द की बात कर रहे हैं, ये जनता को कितना दर्द है ये जनता खुद मार्च में उत्तर प्रदेश के बता देगी कितना दर्द है। अब मैं अमीक जुमाई आपका रुख करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री का मतलब पॉकेट मार, क्या ये भाषा सही है जो आपकी नेता वृंदा कारत ने बोली, या आपको लगता है कि उनसे ये निकल गया और आप माफी मांगना चाहेंगे? अमीक जुमाई। अमीश जी, सबसे पहले तो आप ही ने अभी जब शुरू में कहा कि वृंदा जी ने ये कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि उनका जो पॉकेट था वो जो है इस मोदी की सरकार ने उनका पॉकेट मान लिया, सरकार ने पॉकेट मान लिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वजीर आजम की अगर आज की स्पीच आप सुन लीजिए और पहले की स्पीच सुन लीजिए, जिसमें वो कहते थे उनको बड़ा फख्र होता था कि वो एक किसी गरीब परिवार के लड़के हैं, वो तकलीफ उठा के कैसे कैसे बड़े बड़े होकर आज जो है देश के इतनी बड़े दुनिया के इतने बड़े मनसब पे आज बैठे हैं। लेकिन आज जब 125 लोग और वो एक कश्मीर का वो जो जवान जिसने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, नोटबंदी में वो शहीद हुआ, एक लफ्ज अगर वजीर आजम ने हमारे इन गरीब गुरबा के लोगों के बारे में चर्चा कर लिया होता तो मुझे बड़ी खुशी होती। यू कांट शिफ्ट द गोल पोस्ट लाइक दिस। मैंने आपसे बहुत सीधा सवाल पूछा, पॉइंटेड सवाल पूछा, क्या देश के प्रधानमंत्री को पॉकेट मार बुलाना सही है? उस सवाल का जवाब क्या है? आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने शहीद पर कुछ बोला नहीं बोला, मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब क्या है अमीक जी भाई? आपने अभी चैनल में कहा है कि आप मोदी जी की लड़ाई में साथ में खड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार की लड़ाई में, उनके खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है पूरा देश खड़ा है। लेकिन जब 500 से ऊपर लोग जो हजार करोड़ रुपए हमारे प्रधानमंत्री को पॉकेट मार बताना अरे बात कितना सही है? अब उस सवाल का जवाब दीजिए ना। जब वो 500 हजार करोड़ रुपए जो बैंकों के पैसे मार के बैठे हैं देश के, जब प्रधानमंत्री उसकी पॉकेट नहीं मार रहे हैं और जब गरीबों को परेशान कर रहे हैं, जब गरीबों को लाइन में लगा रखा है, किस बात की सजा दिया है? किस बात की सजा दिया है? लोगों ने आपको चुन लिया, नहीं अमीक जी भाई लाइन में खड़ा कर देंगे। आपने उनको आपका विरोध किस बात पर है? आपका लोगों पे लाइन में खड़े होने का विरोध है या आपका विरोध नीति के ऊपर है? और दूसरी बात, प्रधानमंत्री कहते हैं मैं पिछड़ा प्रधानमंत्री हूं। केसरी साहब ने जिसका ये मजाक उड़ा रहे हैं आज ये प्रधानमंत्री भाषण में, केसरी साहब का वही केसरी साहब थे जिन्होंने पिछड़ों का जो मंडल था उसकी लड़ाई लड़के जो है उसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा रोल किया। श्रीकांत शर्मा ये बता दिया है कि ये सरकार पिछड़ों के भी खिलाफ है, गरीबों के भी खिलाफ है। ये आपका आकलन है, ये आपका आकलन है, आप अपना आकलन कुछ भी लगा सकते हैं, आप अपना आकलन कुछ भी लगा सकते हैं। ओके श्रीकांत शर्मा, योर रिप्लाई। देखिए अमीश बाबू, मैं इतने निचले स्तर के अगर कोई एलिगेशन लगाता है तो मैं मानता हूं कि ये उनकी मानसिक विकलांगता है और इस तरह के एलिगेशंस का जवाब जनता लगातार देती रही है, जनता जवाब देगी। लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं जिसने जो आतंकवादियों का महिमा मंडन करती हो, आतंकवादियों को जिसने डाइवर्ट, श्रीकांत जी लाइन पर रहिए, डाइवर्ट मत करिए इशू। आप शांत रहेंगे क्या? मत करिए, मुझे आप सिर्फ ये बताइए 125 जो हत्याएं हुई हैं
उसके खिलाफ किसके खिलाफ एफआईआर हो? अमीश, इस व्यक्ति का स्तर नहीं है कि मेरे साथ आप इसको बिठाओ। ये सड़क छाप आदमी को कहां से उठाकर लेकर आए हो आप? अपना स्तर देखिए आप। शट अप। अपना हटाओ यहाँ से। ये कौन इडियट आदमी है? इसका स्तर क्या है ये बात करने का यहाँ पर? श्रीकांत जी, देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के शब्द बोलेंगे आप? मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप आपका क्या स्तर है? किस स्तर पर चर्चा को ले जाना चाहते हैं? हम ध्यान रखें। आप इस देश के अंदर क्या प्रिंसिपल सेट कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के बारे में जवाब हम पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। मैं छोटा सा अंतराल लेता हूं, आप देखते रहिए आर पार, क्योंकि आर पार ब्रेक के बाद और जोरदार होगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ इस डिबेट के अंदर मीम अफजल, सुदीन भदौरिया, अमीक जमाई, रामकृपाल सिंह और श्रीकांत शर्मा है। मैं इस दौर में मीम अफजल आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी ने 3 बड़ी बड़ी बातें रखी। बात नंबर 1, मोदी सरकार सिर्फ गरीबों के ऊपर वार कर रही है। ज्यादातर काला धन देश के 1% लोगों के पास है। मोदी नोटबंदी का मतलब गरीबों से खींचो और अमीरों को सींचो। सिर्फ 6% काला धन कैश के रूप में है। इसके अलावा यह सरकार स्विस अकाउंट पे नहीं जा रही। तमाम बातें करी। क्या ये सब कुछ जो नौकरियां गई, जो किसान परेशान है, जो आत्महत्या हो रही है, पिछले 2.5 साल में हो रही है, या उससे पहले देश सोने की चिड़िया था? जवाब दीजिए अफजल साहब। ये सब कुछ 2.5 साल में हो गया। देश पहले भी सोने की चिड़िया नहीं था और अभी भी देश सोने की चिड़िया नहीं है और आगे भी चिड़िया नहीं होने वाला है। मैं आपको एक बात बता दूं कि राहुल जी ने 3 बातें कही, 3 में गलत कौन सी बात है? आप मुझे बताइए, कोई भी सरकार जब काला धन बरामद करने के लिए निकली है तो उसको वार तो बड़े लोगों पे करना चाहिए था, जहां नहीं, सबसे वो काला धन नहीं, बिल्कुल। लेकिन अफजल साहब, लोगों वो की जेब काला से पैसा धन, निकल वो काला धन जमा किस दौर में हुआ? अमीश काला धन जमा किस दौर में हुआ? अमीश जी बात सुन लीजिए जी। मैं किसी भी दौर में हुआ, आपको निकालने का आपने वादा किया था। किसी भी दौर में हुआ, हमारे दौर में भी अगर हुआ तो आप ये बताइए, आपने वादा किया ना निकालने का। तो आपने 94% लोगों को तो छोड़ रखा है और 6% को आपने 40 दिन से लाइनों में लगा रखा है। 125 करोड़ लोगों को आपने लाइन में लगा दिया। यहाँ अभी श्रीकांत जी नाराज हो गए, सीपीआई के हमारे लीडर हैं, उन्होंने ये बात पूछी, वो शायद उन्हें जानते भी नहीं हैं और जाहिर है कि इतने बड़ी पार्टी के नेता हैं, कम से कम उन्हें सीपीआई के लीडरों के बारे में पता होना चाहिए। मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो डिबेट में कम से कम नहीं होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ साधारण तरीके से भी हम अपनी बात को पूरी मजबूती से रख सकते हैं और हम रखते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 6% के लिए जो सारा ये खटराक मोदी जी ने खड़ा किया, इससे जो आम लोगों को असुविधा हुई है वो क्या आपकी नज़र में नहीं है? मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हमारे श्रीकांत भाई बोल रहे थे कि वो अभी उत्तर प्रदेश होकर आए हैं। मैं पिछले 7 दिन से गुजरात घूम रहा था। मैं भुज से लेकर के और अहमदाबाद तक सारे रास्ते गाड़ी में चलते हुए लोगों से मिलता हुआ, किसानों से, गरीब लोगों से, पैसे वाले लोगों से, कारोबारी लोगों से, सबसे मैंने बात की। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। श्रीकांत जी आप भी बड़े गौर से सुने, लोग खुश नहीं हैं। मैं गुजरात में ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि जमीन पर खड़ा हुआ आदमी मोदी जी के नाम पर शिकायत करेगा। उसने ये कहा कि हम गुजराती लोग हैं, हम तो धंधा करते हैं, लोग कारोबार करते हैं, साफ सुथरे तरीके से सब कुछ करते हैं जी, लेकिन हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया। हम तो मोदी जी से ये एक्सपेक्ट करते थे दिल्ली जाने के बाद टाइम लिमिट है, हमको हमारा कारोबार बढ़ेगा, हमारी चीजें बढ़ेंगी जी। लेकिन उसने जी श्रीकांत, अगर हर चीज पर आप रिएक्शन अमित जी का, श्रीकांत जी का लेंगे जी तो ठीक है, कोई बात नहीं जी। श्रीकांत पूरी बात करने दीजिए तो ज्यादा अच्छा होता है। जो राहुल जी ने कहा मैं उसके बारे में बताना चाहता था। एक सवाल का जवाब और आपको देना पड़ेगा। सूत्रों का कहना है कि बैंक के पास 14 लाख करोड़ आ गए हैं। अगर इतनी रकम आई है तो नोटबंदी से हासिल क्या हुआ है, एक सवाल पूछा जा रहा है, जवाब क्या है? देखिए अमीश बाबू, आप बुद्धिजीवी हैं, आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। मैं जवाब दे दूं क्या? नहीं, ओके श्रीकांत गो अहेड। आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, जरूर नहीं बैंक में जो पैसा किसी ने जमा करा दिया, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो काला धन जो है सफेद में हो गया।
उसमें आपको भी मालूम है कि अगर आप बताते हैं तो 75% सरकार के खजाने में आने वाला है, 50% सीधे सीधे और 25% 4 साल के लिए वो गरीब कल्याण कोष में जाने वाला है। 85% उसमें आता है जहां आप बता नहीं पाते हैं। तो ये तर्क देना कि वो पूरा सफेद हो गया, ये निहायत ही गलत है। दूसरा बात, मैं मीम अफजल साहब आपसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आप अधूरी जानकारी लेकर कभी बैठते नहीं है, मुझे आपकी योग्यता पर कहीं कोई संदेह नहीं है। आप कहते हैं कि मैं यूपी का प्रभारी हूं, हाँ प्रभारी हम पॉलिटिकल लोग हैं, मैं भी हिमाचल का हूं, आप यूपी के हैं, लेकिन आप मुजफ्फरनगर ही चले जाइए, देखिए वहां रोहाना शुगर मिल चालू है, वहां मोरना शुगर मिल चालू है, वहां टिटाट भी शुगर मिल चालू है। तो आप ये मत कहिए कि शुगर मिल चालू नहीं है, हम भी किसान हैं, सारे समय देख रहे हैं कि लंबी लंबी ट्रॉलियों में भर भर के गन्ना ले जा रहे हैं। नंबर 2, ये लड़ाई 50 दिन का समय प्रधानमंत्री जी ने मांगा था और 50 दिन का समय लोगों ने दिया है। ये टेम्परेरी फेस है अमीश बाबू, इस फेस को, टेम्परेरी फेस को परमानेंट फेस करके लोगों के सामने रखना ये निहायत ही गलत है, लोगों का गुमराह करना है। तीसरी बात, राहुल गांधी कंफ्यूज हैं, राहुल गांधी पार्लियामेंट में कुछ और बोलते हैं, संसद के चलने से पहले कुछ और बोलते हैं, संसद के बीच में कुछ और बोलते हैं और अभी सभा में कुछ और बोलते हैं। मीम अफजल साहब, राहुल गांधी के पास सनसनीखेज सबूत है प्रधानमंत्री के निजी भ्रष्टाचार के, वो कब आ रहे हैं सामने? पार्लियामेंट निकल गई है, मैं जानना चाहता हूं। देखिए, अगर आखिरी 3 दिन पार्लियामेंट ये लोग चलने देते, प्रधानमंत्री ने इल्जाम लगाया अपोजिशन के ऊपर, उन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने दी। आखिरी 3 दिन तो इन लोगों ने, यानी रूलिंग पार्टी ने पहली बार अपोजिशन के ऊपर हंगामे किए, बाकायदा नारेबाजी की और पार्लियामेंट को नहीं बिल्कुल पार्लियामेंट हो सकता है सरकार ने नहीं चलने दी हो, लेकिन निजी भ्रष्टाचार के तो कुछ सबूत है। आज पूरा देश सुन रहा था राहुल गांधी को, राहुल गांधी दे देते सबूत सामने सबके, हर्ज क्या है इसके? अरे जनाब, आप थोड़ा धीरज रखिए, आप भी बहुत जल्दी में हैं, आप भी बहुत जल्दी में हैं। अभी प्रधानमंत्री के पास भी बहुत सारी चीजें हैं और हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं। चलिए जी, मुझे जवाब देना है। उनके पास भी कुछ है, आपके पास भी कुछ है, तो सेटलमेंट भी हो सकता है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ अमीश जी, एक बात। जी सर, आपने कहा 40 दिन गुजर गए 50 दिन में से, 50 दिन में सब कुछ ठीक हो जाना था। ईमानदारी से बताइए, क्या 80% काम जो 40 दिन में हो जाना चाहिए था, क्या वो हो गया? क्या 80% लोगों की जो परेशानी थी वो दूर हो गई? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, परेशानी लोगों की कब दूर होगी? 30 सेकंड। ओके, भदौरिया साहब का भी है। श्रीकांत, आप एक साथ जवाब दीजिएगा। अमीर जमाई और श्रीकांत भी कुछ, और सुदीन भदौरिया भी कुछ कह रहे हैं। मिस्टर भदौरिया, ओवर टू यू। मिस्टर भदौरिया, ओवर टू यू। मैं कुछ इसमें, अगर आप अनुमति दें तो कुछ जोड़ना चाहूंगा। बताइए सर, क्या जोड़ना चाहते हैं आप? देखिए, मैं जोड़ना ये चाहता हूं कि इस देश के अंदर ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है, अगर आप पता करें तो 1 लाख करोड़ रुपया बकाया है बैंकों को श्री अंबानी का, 1 लाख ही करोड़ रुपया अदानी जी का बकाया है, 1 लाख करोड़ रुपया जी का बकाया। से फिगर्स आप लगा निकाल कर आए हैं। जब आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे उस समय का पास बकाया है, पिछले 2 साल का बकाया है। आज का नहीं, अंबानी अडानी आज पैदा नहीं हुए, 2.5 साल के बच्चे नहीं है, 2 साल नहीं है, बड़े-बड़े उद्योगपति हैं। की बात है, गलत बात मत करिए। नहीं, 1,26,000 करोड़ रुपया माफ कर चुके हैं ये पूंजीपतियों का। अगर ये बिल्कुल गलत आरोप है, ये झूठ बोल रहे हैं, सीधा गलत आरोप लगा रहे हैं। नहीं होता है, ये आरोप बिल्कुल गलत है। आप इस गलत बोलेंगे, इनके आरोपों को खारिज करता हूं। बोलेंगे, मैं आपको रोकूंगा। आप गलत बोलेंगे, आपका आंकड़ा सही नहीं है। भदौरिया जी, आपका आंकड़ा बेहद गलत है, बेहद गलत है। रुपए के ये पिछले 2.5 साल के अंदर हुआ सब कुछ, ये पिछले 2.5 साल के अंदर हुआ सब कुछ, और 1,26,000 इसलिए राइट ऑफ करने का मतलब लोन वेस्ट करना होता है क्या? आपको बुक्स कैसे लिखी जाती है बैलेंस शीट की, आपको जानकारी है, लेकिन आप गलत बयानी कर रहे हैं। अमीश जी, आप बताइए कि एनपीएस का कितना प्रवक्ता पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, का कितना लाख करोड़ रुपया बकाया है? ओके, श्रीकांत, गलत कह रहा हूं, श्रीकांत, जो कांग्रेस का आरोप है पूंजीपतियों की मदद है, गरीबों पर वार है, उस पर क्या सफाई? ओके सर, पॉइंट टेकन। कांग्रेस के पास वही घटिया स्तर के कांग्रेस के सवाल हैं। कांग्रेस के पास 2.5 साल से बोलने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस उन्हीं सब पुरानी चीजों को रटे रटाए प्रश्नों को पूछती है। हम तो ये पूछते हैं कि मीम अफजल साहब, आप तो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, आप बताइए कि अडानी का जो बकाया है वो आपके समय का है, हमारे समय का है? वो कांग्रेस के समय के लोन है। अडानी 2.5 साल का बच्चा नहीं है, वो बहुत बड़ा पुराना इंडस्ट्रियलिस्ट है। हम तो 2.5 साल से आए हैं,
तो राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है। राहुल गांधी विजय माल्या का जहाज यूज करते हैं, विजय माल्या को 1450 करोड़ डूबने के बाद 500 करोड़ देते हैं। क्या चाहिए आपको? अमित जो भाई, आप माफी मांगना चाह रहे हैं? जो प्रधानमंत्री पर वृंदा कारत का जवाब है उसमें माफी मांगना चाहते हैं? मेरे सवाल का जवाब पहले दीजिए, बाद में दूसरी बात पे जाइएगा। अमित जी, आप माफी मांगना चाहते हैं? जो प्रधानमंत्री पर वृंदा कारत ने बोला, क्या वो शब्द नहीं थे? अमित जी, श्रीकांत बाबू बहुत ही डिसेंट इंसान है, मैंने उनके साथ अनगिनत कार्यक्रम किए, आपने मेरे नाम इनको बताया नहीं, मैंने कोई अपशब्द नहीं कहे, मैंने कोई एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं कही। नहीं, मैं वृंदा कारत की बात, मेरी बात तो सुनिए ना, बात कर ही नहीं, मेरी बात तो सुनिए। श्रीकांत बाबू, इस तरह की चर्चा इस बहस में नहीं हो सकती। आप प्रधानमंत्री जी पर आप कुछ भी आरोप लगाएंगे अमीश बाबू? श्रीकांत बाबू, आपने जैसे ही अमीश बाबू कुछ भी आरोप लगाएंगे? ना श्रीकांत बाबू, आप प्रधानमंत्री पर कुछ भी आरोप लगा के कैसे बाहर जा सकते हैं? जैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने पिछड़ा प्रधानमंत्री कहा और मंडल कहा, आप नाराज हो गए। मैंने कहा कि आप प्रधानमंत्री जी पर अमीश बाबू, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। मैं ये सुनिए मेरी बात, हमारी बात सुन लीजिए। पर इस तरह के घटिया आरोप लगाना क्या सही मानते हैं आप? भाई देश, कोई भी कुछ भी प्रधानमंत्री के बारे में कह सकता है। देश के ईमानदार लोगों की, शर्मा, यही सवाल तो मैं देश के ईमानदार, यही सवाल तो मैं पूछ रहा हूं, मुझे ब्लेम लगा रहे हैं। अमीश बाबू, मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूं, आप प्रवक्ता नहीं हो भाजपा के, मेरी बात सुनिए आप पहले। बार बुलाना सही है? देश के पीएम का मतलब पॉकेट मार है? इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे लेफ्ट को, उसको पॉकेट मार। अमीश जी, आप प्रवक्ता नहीं हो भाजपा के, मेरी बात सुनिए। मैं पूछ रहा हूं श्रीकांत शर्मा, नहीं आप प्रवक्ता हो भाजपा के, मेरी बात सुनिए, जवाब लीजिए। मैं कह रहा हूं आप गरीब की चिंता कर रहे हैं, जवाब लीजिए ना। गरीब को जब गरीब, मेरा ये कहना है कि को आपको मौका था कि उसको आप संपन्न करें, आर्थिक रूप से संपन्न करें, तब तो आप गरीब को लूटते रहे। 90 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा कर रखा है, 125 लोगों की हत्या हुई है। अरे उस हत्या का जिम्मेदार कौन है भाई? यही तो पूछा। कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी लोगों को सही जानकारी नहीं है। 125 लोगों की जो हत्या हुई है, पहले कहते हैं कि लोगों के पास खाते नहीं है, मर्डर कौन है, किसके खिलाफ एफआईआर हो? अब मेरा जवाब ही नहीं दे रहे हो। देखिए अमित जी भाई, आपने बहुत आसानी से आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या जो वृंदा कारत ने बोला वो सही था? आपने उसका जवाब दिया ही नहीं। इस सरकार ने, नहीं कर सकते। इस सरकार ने गरीबों का पॉकेट मारा, मर्यादा के नीचे सरकार ने गरीबों का पॉकेट मारा, नहीं करना चाहिए। क्या गलत है? फाइनल वर्ड क्या गलत है इसमें बताइए हमको। अमीक जी आपने अपनी बात कह दी। अब ओके, रामकृपाल जी। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, अब जो बातें हो रही हैं, कुछ ऐसे तर्क दिए जाते हैं जिनको सुन के मुझे लगता है कि कॉमन मैन भी, अभी एक बात में नाम नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मीम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कहा कि 6% जो है ब्लैक मनी वो करेंसी में है, 94% दूसरी जगहों पर है। मैं एक बात पूछता हूँ, 10 सालों में न 6% पे हाथ डाला गया, न 94% पे हाथ डाला गया। अमीश जी, कोई भी शुरुआत होती है, 100 तक अगर पहुंचना है तो 1, 2, 6 उसमें आएगा ही आएगा। आप कहीं से भी शुरुआत करें, ये तर्क मेरे को समझ में नहीं आता है कि 10 सालों में जो कभी आपने हाथ नहीं डाला, अब आप कह रहे हैं 6% पर क्यों? अरे भाई, ये थोड़ी है आखिरी कदम है। अभी 6% पर शुरू हुआ है और तो कह ही रहे हैं कि इसके बाद हम बेनामी प्रॉपर्टी पे जाएंगे, उसके बाद अगला कदम देखना चाहिए। जी रामकृपाल जी, मैं छोटा सा अंतराल ले रहा हूं, यहाँ पर एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद निष्कर्ष यानी महा कंक्लूजन होगा इस डिबेट का। आप देखते रहिए आर पार। आप देख रहे हैं आर पार। और क्या ये जो काले धन पर चोट है, इससे वोट मिल जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और बीजेपी को ऐसा लगता है कि इससे वोट उनको मिलेंगे, या उनकी वो कोशिश कर रहा है। और विपक्ष का पलटवार ये है कि ये एक ऐसा कदम है जिससे देश के आम लोगों को नुकसान होगा। अब जनता को समझना है कि नुकसान किसको है और फायदा किसको है। लेकिन एक बात जरूर है कि सियासत में अपने फायदे के लिए बहुत सी चीजें बताई जाती हैं और बहुत सी चीजें बिना बताए करी भी जाती हैं। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। आज आर पार का कंक्लूजन यानी निष्कर्ष यही है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, क्योंकि ब्रेक के बाद सुमित आएगी।